हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक होने वाला है एजाइल इंट्रोडक्शन। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एजाइल यूज़ कर रही हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो 90% ऑफ चांसेस होंगे जब भी आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करोगे यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो इतना फंडामेंटल है। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स या न्यू कमर्स या फिर जो भी न्यू जॉइनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, 1 साल 2 साल वर्क कर रहे हैं, एजाइल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे डोंट नो द एजाइल फंडामेंटल्स। और इवन इंस्टीट्यूट्स में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, जहाँ भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एजाइल के बारे में, सो वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने एजाइल में कभी वर्क ही नहीं करा। सो दे इवन डोंट नो व्हाट डज दिस टर्म मीन्स एजाइल। सो आज आपको पढ़ाएंगे फ्रॉम बेसिक्स, फंडामेंटल्स हम क्लियर करेंगे आपके। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच यू एंड आफ्टर दिस यू विल गेट प्रो इन दिस थिंग। ठीक है, एजाइल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाओ, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे ये भी पता है आप में से कई सारे बच्चे एजाइल टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, और जब आप एजाइल टॉपिक पहले पढ़ चुके हो सो यू आर हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द एजाइल, है ना। कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको एजाइल के बारे में ज़रूर होगी, लेकिन गाइस वो इनफ नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे कह रहा था, मैंने एक से पूछा, बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय एजाइल, व्हाट ही सेड। उसने कहा सर एजाइल एक मॉडल है। ठीक है, एजाइल एक मॉडल है। लाइक हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, लाइक हमारे पास और डिफरेंट मॉडल्स हैं, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक है, वाटरफॉल वी मॉडल है। सो वो बच्चा बोला कि सर एजाइल एक मॉडल है। दूसरे बच्चे से पूछा सर ये तो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्या बोला बच्चा, सर ये तो एक फ्रेमवर्क है। किसी और बच्चे से बोला कि बच्चे आप बता दो एजाइल क्या है। सो वो क्या बोला कि सर एजाइल एक मेथोडोलॉजी है, ना तो फ्रेमवर्क है ना मॉडल है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एजाइल है क्या बच्चों। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एजाइल का मीनिंग समझते हैं। व्हाट डज दिस वर्ड मीन एजाइल, बड़े ध्यान से समझो। एजाइल का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि विराट कोहली एक एजाइल फील्डर है, इसका क्या मीनिंग आप समझोगे। विराट कोहली इज़ वेरी एजाइल। सो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एजाइल जडेजा कह सकते हो आप। ठीक है, जडेजा कैसा है बोलो, जडेजा एक एजाइल फील्डर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इमेजेस पे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि भाई काफ़ी फील्डिंग करते हुए फोटो दिख रही है, डाइव लगाते हुए फोटो दिख रही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ। ठीक है, एजाइल का जो मीनिंग होता है उस मीनिंग को समझो, वहीं से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एजाइल की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो एजाइल की मीनिंग होती है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली। इसका मतलब जहां फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चीज़ ईजिली मूव कर सकती है उसको कहते हैं एजाइल। सो यहाँ से एक क्लियर कंसेप्ट हमारे माइंड में आया है कि एजाइल का अर्थ क्या हुआ बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी टू मूव। लेकिन ठीक है, एजाइल वर्ड तो हम समझ गए, इसकी मीनिंग समझ गए, लेकिन जो हमारे पहले क्या था बताओ, ध्यान से समझेंगे। एक हमारा मॉडल था बहुत पहले जो हम यूज़ करते थे, डेट इज़ नोन एज वाटरफॉल मॉडल, या फिर आप जानते थे वी मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते थे। लेकिन ये जो मॉडल्स थे वाटरफॉल मॉडल, इनकी एक ड्रॉबैक्स थी। इसकी एक ड्रॉबैक थी जो मैंने आपको बताई भी थी और आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये मॉडल बहुत ही रिजिड मॉडल होता है। देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस मॉडल। यहाँ पे टेस्टिंग लास्ट में आती है, तो टेस्टिंग का लेट की जाती है, टेस्टिंग तो लेट ही होगी। इस मॉडल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल, दिस इज वेरी रिजिड मॉडल। सो डिफरेंट मॉडल्स के अपने एडवांटेजेस थे, अपने डिसएडवांटेजेस थे। सो उनके एडवांटेजेस को और इन्हांस किया गया, डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया, और एक फाइनल जो हमारे पास आया है टर्म वो है एजाइल। सो एजाइल का मतलब आपको ये तो पता चल गया व्हाट इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। एजाइल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ईजी टू मूव, है ना, एजाइल क्लियर टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों समझो, स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, 2 मिनट और पढ़ लो, 4 मिनट और पढ़ लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्लास से ये होना चाहिए कि आफ्टर द सेशन आपको समझ आए कि आपने पढ़ा क्या है। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मैं पूरा इंग्लिश में बोल दूं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर एंटायर सेशन को इंग्लिश में रखो, कोई फ़ायदा नहीं है।
इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, जिस तरीके से आपको समझ आएगा उस तरीके से समझाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टर्म आप आज समझ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो, एजाइल का मतलब आ गया फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक चीज़ आज समझते हैं कि हमने एजाइल पढ़ना शुरू ही क्यों करा, क्यों किया? क्योंकि पुराने मॉडल्स में कई कई कमियां थी। आप पहले टीवी देखते थे, टीवी सब ने देखे। पहले टीवी कैसे आते थे बताऊं? पिक्चर ट्यूब वाले। कैसे आते थे? पिक्चर ट्यूब वाले टीवी। आपके घर में भी रहते थे, यस और नो? इस तरीके से टीवी आते थे, सब ने देखे होंगे। लेकिन नाउ अ डेज क्या कौन से टीवी आते हैं बताऊं? फिर एलसीडी आए। अब कौन से टीवी आते हैं बताऊं? एलईडी टीवी आते हैं। सो ये टीवी क्यों आए? क्योंकि उन वाले टीवीज़ में क्या थी, कुछ कमियां थी। वो हीट हो जाते थे, वो स्पेस ज़्यादा लेते थे, उसमें क्लियरिटी ज़्यादा नहीं थी। इसी तरीके से जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी कोई कमियां थी, वी मॉडल है उसकी कोई कमियां थी। तो उन कमियों की ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारा नया मॉडल, हमारा मॉडल नहीं कहेंगे अभी, हमारी नई चीज़ आई है मार्केट में जो है एजाइल। अभी समझते हैं एजाइल मॉडल है क्या है, चलो समझेंगे। आओ, तो सबसे पहले कमियों पे बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कमियों की। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल मॉडल वर्सेस ट्रेडिशनल जो मॉडल थे और अब एजाइल में क्या हो गया। तो पहले वाटरफॉल मॉडल को समझते हैं। वाटरफॉल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल भी कहते हैं। और ट्रेडिशनल, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल मॉडल है वाटरफॉल मॉडल में, इनमें क्या क्या कमियां थी, तो चलो इनकी कमियों को समझते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी कमी आप लोग को तो पता ही है क्या कमी थी इनमें। तो सबसे बड़ी कमी इसमें क्या थी, ध्यान से समझो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते थे। क्या होते हैं बोलो? डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया अभी, जैसे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हुआ, फिजिबिलिटी स्टडी हुई, एनालिसिस हुआ। इस इमेज को डाउनलोड करते हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, एलिसिटेशन हुआ, बहुत सारे प्रोसेस होते थे, ठीक है? बहुत अच्छे से समझेंगे। एक सेकंड बच्चों, फ्रेश पेज में ऐड करते हैं इसका, एजाइल। चलो, ठीक है, ध्यान से समझो किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है हमारे। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, और जब आता है हमारा डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का मतलब, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का मतलब, हमने डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जिस क्लाइंट के लिए, जिस यूज़र के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसको डिलीवर कर दिया है। तो बट आप देख रहे हो कि डिलीवरी जो हम कर रहे हैं वो एक टाइम पे कर रहे हैं। समझो, अगर 2 महीना इसमें लगा, 2 महीना इसमें लगा, 1 महीना इसमें लगा, 3 महीने इसमें लगे, 6 महीने इसमें लगे, 4 महीने इसमें लगे, तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम जब प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, केवल एक बार डिलीवर करते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट, ठीक है? पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट हम एक बार में कंप्लीट करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले, इसको हम बोलते हैं सिंगल पास डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान से समझना है, सिंगल पास डेवलपमेंट, ठीक है? मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक बार में बनाकर क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। सो यूजुअली अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करूं तो 6 to 18 मंथ्स उसके लग जाते हैं, ठीक है? छोटा प्रोजेक्ट है तो 6 मंथ्स में हो गया, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो 18 मंथ्स ये ले जाता है, ठीक है? इट यूजुअली टेक्स 6 to 18 मंथ्स फॉर सिंगल पास डेवलपमेंट। अब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ समझो, आप अपना घर बनवा रहे हो, ठीक है? अब क्या हुआ, आपको घर पूरा का पूरा बनने के बाद एक बार में दिखाया गया, तो भाई बहुत सारे चांसेस है कि वो आपके हिसाब से ना बनाओ। इससे बढ़िया ये होता कि भाई पार्ट पार्ट में बना के आपको दिखाया जाता, ठीक है? जब आपका एक नींव डल गई एक बार आपको दिखाई जाती, ठीक है? जब आपके किचन वगैरह इंटीरियर बना वो दिखाया जाता, जब फ्लोर हुआ वो दिखाया जाता, जब उस पर पेंट्स हुए तब दिखाया जाता, तो दैट वुड बी गुड। आप
कोई सजेशन आपके मन में हो तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक बार बनने के बाद आपको डिलीवर किया जाएगा तो बहुत रिस्क होता है कि माइट भी उसमें कोई दिक्कत होगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है। सेकेंड चीज़, हम रिक्वायरमेंट सारी कब गैदर करते हैं? इन द इनिशियल फेज। ये दिक्कतें बता रहा हूँ मैं कि क्यों हम एजाइल यूज़ कर रहे हैं, पुराने मॉडल्स में क्या क्या दिक्कतें थी। जो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते थे वो इनिशियल फेज में होती थी, और हम एक ही बार रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि ऑल दोज रिक्वायरमेंट आर गुड टू गो। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट बेस्ट है, परफेक्ट है और इनमें आगे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। इसमें क्या कमी है बताओ? ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क आर प्रिडिक्टेड अपफ्रंट। सबसे पहले इनिशियली करते हैं। सो ऑल द रिक्वायरमेंट और द रिक्वायरमेंट आर प्रिडिक्टेड इनिशियली। कब प्रिडिक्ट की जाती है बताओ? फिर इनिशियली। हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को इनिशियली ले लिया। ठीक है, अब मेन थिंग क्या थी? मेन थिंग क्या है जो मैंने ड्रॉबैक्स भी बताई थी वाटरफॉल और ट्रेडिशनल मॉडल्स की, ये करते हैं फेज वाइज हैंडओवर। फेज वाइज हैंडओवर का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझो, एक सेकेंड। फेज वाइज हैंडओवर, फेज वाइज हैंडओवर का मतलब होता है लाइक, ध्यान से समझना, कि जब तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी ना हो जाए हम फिजिबिलिटी स्टडी शुरू नहीं करेंगे। जब तक फिजिबिलिटी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए हम एनालिसिस नहीं करेंगे। जब एनालिसिस करने के बाद जब तक आपका एसआरएस ना बन जाए हम डिज़ाइनिंग फेज को शुरू नहीं करेंगे। और जब तक डिज़ाइनिंग का पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए कोडिंग शुरू नहीं हो सकती। इसका मतलब इन द मीन वाइल एंटायर साइकिल में, इस पूरी एंटायर साइकिल में केवल एक फेज काम करेगा, कोई भी एक एक्टिव फेज होगा, बाकी सब कैसे होंगे बताओ? दे विल बी इन वेटिंग फेज, बाकी सब वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? फेज वाइज हैंडओवर। तो यहाँ पर भी इफिशियंसी को इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से ये कमी थी हमारे एजाइल मॉडल की। ठीक है, कमी एजाइल मॉडल की नहीं, इन कमियों को दूर किया गया है एजाइल मॉडल में। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आया ये 3 पॉइंट? तो पहले हम ये जान रहे हैं कि भाई ज़रूरत क्यों पड़ी एजाइल की, एजाइल ने कैसे कमियों को दूर करा, तभी तो उसके बारे में पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। सोचो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्व करने में मज़ा कैसे आएगा? तो पहले प्रॉब्लम को समझो और एजाइल ने उसको कैसे कंपनसेट किया है, कैसे उसको ठीक करा है और कैसे उनका सोल्यूशन लेकर आया है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो 3 कमियां मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और समझो, यहाँ पर क्या होता है, जो एक दिक्कत है यहाँ पे क्या होता है भाई, टेस्टिंग इज डन टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड। जो टेस्टिंग की जाती है वो एंड में की जा रही है, बहुत ही लास्ट में की जा रही है। सो जिससे क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है प्रोडक्ट में। सपोज़ करो हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोबारा समझेंगे इसको, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस इमेज को एक बार दोबारा हम अपलोड करते हैं। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, आपके काम आएगा, क्योंकि इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो। कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल। एजाइल और वाटरफॉल मॉडल में क्या डिफरेंस है? हाउ एजाइल मेथोडोलॉजी ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटरफॉल और ट्रेडिशनल मॉडल्स। सीधा सीधा डिस्कशन होता है कि भाई एजाइल वर्सेस वाटरफॉल में डिफरेंस बताओ। तो कैसे बताएंगे भाई, क्या कमियां थी पहले ये पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, उसके लिए कोडिंग हो गई, कोडिंग का मतलब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, उसके बाद पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की गई। ठीक है ना? सो अब ध्यान से समझो, पूरे प्रोडक्ट की जब टेस्टिंग एक साथ की जाएगी और टेस्टिंग बिल्कुल लास्ट में, इट इज़ डूइंग, कब कर रहे हैं हम टेस्टिंग को बताओ? वी आर डूइंग टेस्टिंग टुवर्ड्स द एंड, लास्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस पूरे प्रोसेस के एंड में हम क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिससे क्या होता है भाई, अगर हमने कोई गलती इस फेज़ में करी हो, 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 तो वो इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। क्या होता है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक छोटी सी गलती बड़ा सा ब्लंडर बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों
क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना, इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स एनी डिफेक्ट इन इनिशियल स्टेज। अगर कोई डिफेक्ट इनिशियल स्टेज, सपोज करो डिज़ाइन में कोई दिक्कत थी, वो डिज़ाइन में ही पकड़ी गई, ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स इन द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन इज ऑन द पेपर, हमारे पास पेपर पे डिज़ाइन है, तो हम बड़े ही आसानी से पेपर पे उस डिज़ाइन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बट जब उसकी कोडिंग हो जाएगी, पूरा प्रोग्राम बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, उसके बाद उस डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए बहुत ही मेजर चेंजेस चाहिए होंगे। तो यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे भी एक गलती हमें नजर आई कि टेस्टिंग कहाँ पे की जा रही है, इट इज़ डन टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में की जा रही है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट नहीं हो पाएगा। अरे समझ में आई कि नहीं बात, बच्चों बताओ, कमेंट तो करो कि चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। और ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, पूरा प्रोडक्ट बनाकर लास्ट में कस्टमर को देते हैं, ये भी एक दिक्कत है, ये भी एक दिक्कत है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। सो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट after the whole process is complete, after the completion of the process। अब जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको कब इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको हम पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद दे रहे हैं कि देखो भाई हमने ये बनाया है, ठीक है। तो ये लॉट्स ऑफ सरप्राइज मिलते हैं कि यार ये क्या बना दिया, मैंने तो कुछ और सोचा था, क्योंकि भाई कस्टमर को आप कोलैबोरेट ही नहीं कर रहे, और अगर कस्टमर को कोलैबोरेट नहीं करोगे तो दिक्कत तो आएगी। सो दैट्स वाई कस्टमर कोलैबोरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द मीन वाइल थोड़ा सा प्रोडक्ट बना के उसे दिखा देते भाई ऐसा बनाए वैसा बनाए, ठीक है। तो ये भी क्या है ये भी एक दिक्कत है। अब ध्यान से समझो, इन बिटवीन अगर हमने एक बार बनाना शुरू कर दिया, सो इन बिटवीन अगर क्लाइंट जिसके लिए हम बना रहे हैं वो क्या कहेगा कि भाई ये चेंज कर दो मेरे सॉफ्टवेयर में, वो चेंज कर दो मेरे सॉफ्टवेयर में, तो भाई हम इंटरटेन नहीं करते। फ्रीक्वेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इंटरटेन्ड। फ्रीक्वेंट या आप कह सकते हो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इंटरटेन्ड। फ्रीक्वेंट क्या, हम चेंज करते ही नहीं है, क्योंकि ये मॉडल कैसा है बताओ, रिजिड मॉडल्स होते हैं। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आर नॉट entertained, आर नॉट entertained, कहेंगे भाई नहीं ऐसा नहीं, जो पहले कहा था वही बनाएंगे। सो ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और ध्यान से समझते हैं किस तरीके से चीज़ काम करती है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनता है लेट एंड में बनता है, ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज़ करो इसको 2 महीने लगे, इसको भी 1 महीना लगा, इसको भी 2 महीने लगे, इसको भी 3 महीने लग गए डिज़ाइन करने में, कोडिंग करने में लग गए पूरे 4 महीने, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए जब प्रोडक्ट आएगा, तो जब तक कोडिंग पूरी नहीं होती हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ। तो गाइज हमने पूरे के पूरे 6 से 7 8 10 महीने लगा दिए, लेकिन हमारे पास कोई वर्किंग प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम पार्ट में काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक साथ बिल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नो वर्किंग सॉफ्टवेयर हमारे पास, जब तक कोडिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है, चाहे 6 महीने लग जाए चाहे 8 महीने लग जाए। हम पार्ट वाइज डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे, मॉड्यूलर डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं बोलो, पूरे के पूरे को फेज वाइज हैंडओवर में काम कर रहे हैं। सो व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, that we will have no working software, we will have no working software even in the late process, even in the late process, ठीक है। लेट प्रोसेस में हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आएगा तो एक साथ बनकर आएगा। सो व्हाट, कई बार लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, समटाइम्स इट कम्स विद lots of surprises। सो इतनी सारी कमियां थी वाटरफॉल मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल्स में, बहुत सारी कमियां थी, है ना। कि एक तो ये सिंगल पास डेवलपमेंट करता था, पूरा प्रोडक्ट बना के एक साथ फेंक देता था, लो टेस्ट करो। दूसरी चीज़ ये थी कि सारी रिक्वायरमेंट एक बार में हम लेते थे। कई बार सोचो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, क्लाइंट का मन चेंज कर गया कि ऐसे नहीं ऐसा करो, तो हम कहेंगे नहीं भाई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिक्वायरमेंट को चेंज करने का,
ठीक है, फेज वाइज हैंडओवर, एक फेज काम करता था, बाकी फेज आइडल बैठे रहते थे, और टेस्टिंग की जा रही है सबसे लास्ट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक छोटी सी इशू, एक छोटा सा डिफेक्ट भी बड़ा ब्लंडर बन रहा है, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है फिक्स करने के लिए, कस्टमर इन्वॉल्व ही नहीं है पूरे प्रोसेस में, और अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, और इवन इन द लेट प्रोसेस हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता, और जब आता है तो लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस के साथ आता है। तो अब समझते हैं, हमने कमियां तो जान ली, सुन ली, अब इन कमियों को एजाइल ने कैसे फिक्स करा है इसको समझते हैं, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसको यहीं पॉज कर दें और नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कि किस तरीके से एजाइल ने इन कमियों को ओवरकम करा। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कमियां पता चली हो, दूसरों के पढ़ाने में और हमारे पढ़ाने में डिफरेंस समझ आया हो, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगी वीडियो। क्योंकि देखो, मुझे पता है आपको पढ़ाया जाता है सीधा एजाइल की डेफिनेशन से, ठीक है, और वो तरीका कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। एजाइल की डेफिनेशन डायरेक्ट पढ़ा देंगे और कंसेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होंगे किसी के सामने इंटरव्यूअर को नहीं बता सकते, और इवन वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजाइल पार्ट 2। सो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा भाई वाटरफॉल वर्सेस एजाइल। हमने ये सीखा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, है ना। वाटरफॉल मॉडल की क्या क्या कमियां थी उनके बारे में हमने जाना, हर एक चीज़ को हमने बड़ी ही डीपली एक्सप्लेन करा। ऑल्दो देयर इज़ नो नीड, अगर आप मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में जाओगे दे विल राइट द डेफिनेशन ऑफ एजाइल, एजाइल की डेफिनेशन लिखवाएंगे, शुरू कर देंगे। बट जो मेन थिंग है, हमारा काम क्या है बताओ? हमारा काम है कंसेप्ट को समझना, हमारा गोल है टॉपिक को समझना, टॉपिक की जो सोल है उससे कनेक्ट करना। बट अगर मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट डे ही डेफिनेशन से करवाता, सो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। सो द मेन रीज़न इतना डीप जाने का है कि आपको टॉपिक की सोल समझ में आए, गोल समझ में आए, वाई वी आर लर्निंग, ठीक है। नो इश्यूज, वाई यू आर लर्निंग। चलो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारा, ये तो हम समझ गए कि एजाइल है क्या, ठीक है, समझ गए? अभी नहीं, अब समझने वाले हैं। अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल और ट्रेडिशनल मॉडल। नाउ गोइंग टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एजाइल। अब समझते हैं एजाइल है क्या, मेथड है, मेथोडोलॉजी है, क्या है ये समझते हैं, या फिर कोई SDLC मॉडल है एजाइल। अर्थ आप एजाइल का समझ चुके हो। एजाइल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल मीन्स द फ्लेक्सिबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं एजाइल को। वी आर गोइंग टू लर्न एजाइल फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ, व्हाट इज एजाइल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आर यू गाइज रेडी? सब रेडी हो? एटलीस्ट कमेंट में हाँ या ना तो बोलो, कमेंट करने में बड़े परेशान होते हो, ठीक है। व्यूज़ देख रहा हूँ मैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, व्यूज़ 200 आ रहे हैं, बट इवन अगर मैं कमेंट देखूँ तो 2 या 3, एटलीस्ट इतना तो कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया, या सर यहाँ पे दिक्कत आई, इसको एक बार लाइव क्लासेस में पढ़ाओ, या इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, कुछ तो कहो। जब कुछ ही नहीं कहोगे तो कैसे समझ आएगा? केवल 2 प्रकार के बच्चे चुप रहते हैं, एक जिनको सब कुछ समझ आता है, एक जिनको कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। सो समझते हैं एजाइल है क्या, ध्यान से समझो। सपोज़ करो हमारे पास कोई बिज़नेस आइडिया है, ठीक है, कोई बिज़नेस आइडिया है, अब मैं चाहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर में बदल जाए, ठीक है। आई वॉन्ट टू टर्न दैट बिजनेस आइडिया इनटू द सॉफ्टवेयर। सो उसके लिए मुझे कोई ना कोई SDLC मॉडल चाहिए होगा। तो जो सबसे इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस नाउअडेज एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस नाउअडेज इज एजाइल। तो एजाइल है क्या? 2 चीज़ों से समझेंगे, 2 या 3 पॉइंट से समझेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन दैट यू हैव ऑफ एजाइल। अगर ये डेफिनेशन आपने इंटरव्यूअर के सामने कह दी, यू डोंट रिक्वायर टू से एनी अदर वर्ड, उसी के बाद इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि दैट यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। चलो तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एजाइल? द एजाइल सॉफ्टवेयर, द एजाइल ध्यान से समझना बच्चों, वो एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके समझेंगे।
द एजाइल is a software development methodology। अगर आपको ये टाइप्ड नोट भी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं इसको भी क्या करूँगा अपने ब्लॉग पे होस्ट कर दूँगा, तो आपको टाइप्ड नोट भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि एक पेन और पेपर आप लेके बैठे क्लास लेते वक्त और इन नोट्स को लिखें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर टाइप्ड पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगा। द एजाइल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी विच इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ध्यान से समझना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सबसे आसान है, ठीक है, सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव प्रोसेस टू टर्न a vision for a business into a software solution, अब इसको बड़े ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एजाइल एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की मेथोडोलॉजी है जो सबसे आसान है, इफ़ेक्टिव है, सिंपलेस्ट है, जो कि किसी भी बिजनेस आइडिया को वेट आई एम गेटिंग अ कॉल विच कैन टर्न एनी बिजनेस आइडिया इनटू अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हम बना सकते हैं उसका थ्रू एजाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया व्हाट इज़ एजाइल। अब सेकंड पॉइंट में समझेंगे एजाइल की डेफिनेशन, कि एजाइल की डेफिनेशन है क्या। ये तो हमें पता चला भाई, वाटरफॉल मॉडल में क्या करते थे, स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट ले ली, फिर एक ही चाल चलते थे, स्टेप वाइज फेज वाइज हैंड ओवर करते थे, टेस्टिंग लास्ट में होती थी, लॉट्स ऑफ सरप्राइज, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब एजाइल ने उनको कैसे ठीक करा है, दिस इज़ द स्टैंड अलोन डेफिनेशन। इसीलिए मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन विच विल मेक द बेस्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। चलो शुरू करते हैं। एजाइल इज़ अ टर्म, ध्यान से समझना, थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ। एजाइल इज अ टर्म, एक एक वर्ड का मीनिंग है, इस डिफिनेशन में। अगर आप समझो तो दिस इज द स्टैंड अलोन डेफिनेशन जो आपके क्लियर कर देगी सारे कंसेप्ट। एजाइल इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, आपने बहुत जगह एजाइल पढ़ा होगा, लेकिन आप जो पढ़ने वाले हो आपको फ़र्क समझ में आएगा भाई, एजाइल क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, जीरा क्या होता है। बच्चों को तो यही नहीं पता स्क्रम होता क्या है, अब समझ में आएगा एजाइल क्या है, स्क्रम क्या है, डिफरेंस क्या है भी। एजाइल इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम्प्लॉय। अब एजाइल क्या क्या करता है, ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करता है जिससे वो मेथड इतने एफिशिएंट और सिंपल हो जाते हैं, वन बाय वन उसको समझते हैं। दैट एम्प्लॉय कंटिन्यूअल प्लानिंग। इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक बार प्लान करते थे और उसके बाद काम करना शुरू कर देते, ठीक है। बट एजाइल क्या कहता है, नो यू डोंट हैव टू डू सिंगल टाइम प्लानिंग। आपको कैसे प्लानिंग करनी है बताओ, कंटिन्यूअल प्लानिंग। हम क्या करते हैं, पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्प्रिंट वाइज। हर 30 दिन में हमें क्या काम करना है उसको डिवाइड कर देते हैं, और हर स्प्रिंट को शुरू होने से पहले हम एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग रखते हैं, ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बनाया प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और पूरे 1 साल 1.25 साल जब तक प्रोजेक्ट चला उसी पे गधों की तरह चले जा रहे हैं ना। एजाइल क्या कहता है बताओ, एजाइल कहता है ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे बताओ, कंटिन्यूअल प्लानिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं भाई
कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है समय के साथ, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, अप्रोच चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, टूल्स चेंज हो सकते हैं, टीम मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअल प्लानिंग। और जब हम कंटिन्यू प्लानिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअल लर्निंग, कंटिन्यूअल प्लानिंग लर्निंग, लगातार सीखेंगे कि पिछले 30 दिनों में हमने क्या गलतियां करी, ठीक है, और क्या क्या हमारी कमियां थी, कहाँ पे हमने गलती कर दी। एक मीटिंग होती है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, और रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग और रिव्यू मीटिंग, उसमें हम क्या करते हैं, यही करते हैं, अपनी गलतियां देखते हैं, यहाँ हमने क्या कमी कर दी, यहाँ पे हमें इस टेक्नोलॉजी की कमी हो गई, यहाँ पे हमें इस टर्म का, इस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं था हमारे पास, यहाँ पे टीम कोलैबोरेशन में दिक्कत हो गई, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो गई, जिस वजह से ये हमारा इतना डिले हुआ। ध्यान से समझो। तो लगातार प्लानिंग करेंगे और लगातार प्लानिंग करके जो हम काम कर रहे हैं लगातार सीखेंगे। और देखो सीखना क्यों ज़रूरी है, लगातार प्लान करेंगे, लगातार सीखेंगे और उस सीख से क्या करेंगे, अपने काम करने के तरीके में लगातार इम्प्रूवमेंट करेंगे, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से मैंने पिछले 30 दिनों में काम करा उससे मैं लगातार प्लानिंग करूंगा, उससे बेहतर, उस गलतियों से सीखूंगा और आने वाले 30 दिनों में इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो इससे क्या होता है बच्चों, इससे ये होता है कि जो आपने पहले 30 दिनों में काम किया था और साल के एंड में जो आप काम कर रहे हो, आपका प्रोसेस भी अच्छा होता है, आपका कोलैबोरेशन भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें। और देखो एजाइल क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है टीम मेंबर्स पे। ठीक है, जो पर्सन सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं उन पे ज़्यादा भरोसा दिखाता है। ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कितने ही अच्छे टूल्स ले आओ, आप कितने एक्सपर्ट ले आओ, जब तक टीम कोलैबोरेशन नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें एजाइल एम्फसाइज करता है दैट इज टीम कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन। ठीक है, टीम कोलैबोरेशन। एंड जो डेवलपमेंट करनी है हमें नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करनी, हमें इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट करनी। कैसे डेवलपमेंट करनी है बच्चों, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट होगी हमारी, इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशन का मतलब समझते हो, इवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे पहले हम क्या थे भाई, हम बंदर थे, फिर बंदर से धीरे धीरे हम खड़े होकर चलना सीखे, फिर हम धीरे धीरे इंसान बन गए, हमारी पूंछ गायब हो गई। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। इसी तरीके से आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए। जो पहले महीने का प्रोसेस है उससे बढ़िया प्रोसेस, इवॉल्व प्रोसेस, रिफाइंड प्रोसेस अगले महीने का होना चाहिए, अगले महीने का उससे बढ़िया होना चाहिए। तो इसी को जो हम 3 वीक्स 4 वीक्स में काम को डिवाइड कर देते हैं, उसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं स्प्रिंट। ठीक है, तो हर एक स्प्रिंट में हमें बेहतर से बेहतर होते जाना है और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का हमारा तरीका होना चाहिए दैट शुड बी इवोल्यूशनरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे नहीं कि सिंगल पास डेवलपमेंट हो रहा है 6 महीने बाद प्रोडक्ट दे रहे हैं, नो, हेयर वेयर वी आर एम्फसाइजिंग, हम कहाँ पे जोर दे रहे हैं, एंड अर्ली डिलीवरी, एंड अर्ली डिलीवरी। अब समझो क्या अर्थ है भैया, बहुत ही मज़ा आएगा अब समझने में। एजाइल इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम्प्लॉयज कंटिन्यूअल प्लानिंग, लर्निंग, इंप्रूवमेंट, टीम कोलैबोरेशन, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड अर्ली डिलीवरी। जहां आपने ये डेफिनेशन बोल दी इंटरव्यूअर के सामने, दैट वुड बी योर फैन। ठीक है, वो कहेगा भाई क्या बात है, क्या बात है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अगले टॉपिक पे चलते हैं, सैलरी डिस्कस करें। यस, ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। सो कई बच्चे कह रहे हैं, अभी एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर लाइव क्लास ले लो, लाइव क्लास ले लो। क्यों ले लो भाई, इसलिए ले लो क्योंकि ना रिकॉर्डिंग्स में समझ नहीं आता। अरे बच्चों, लाइव क्लासेस में भी आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका होगा, बट होगा तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तो है नहीं भाई कि हम अंतर्यामी हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी समझ आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अब चलो कलर चेंज कर देते हैं इसका। चलो अब क्या करता है, देखो वाटरफॉल और ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या कर रहे थे, सिंगल पास डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं है। इंस्टीड ऑफ सिंगल पास डिलीवरी
सिंगल पास डिलीवरी, इंस्टीड ऑफ सिंगल पास डिलीवरी हम क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, सिंगल पास डिलीवरी को, या फिर ज़्यादा अच्छा टर्म है डिप्लॉयमेंट, ठीक है, सिंगल पास डिप्लॉयमेंट, ठीक है, हम क्या करते हैं ऑफ 6 to 18 मंथ्स, 6 से 18 महीनों में एक साथ प्रोडक्ट देने की जगह हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे क्या था कि 18 महीनों के बाद एकदम से सरप्राइज़ मिलता था, ऐसा नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एजाइल क्या करता है, इसको रोको, एजाइल एडॉप्ट्स, एजाइल क्या करता है, एजाइल एडॉप्ट्स क्या करता है, अ प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक, अ प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक, एक प्रोसेस अपनाता है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंट फीडबैक, वेयर अ वर्केबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बोल सकते हो, वर्केबल प्रोडक्ट भी कह सकते हो, वर्केबल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड आफ्टर, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 2 से 4 हफ्ते का, वो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख सकते हो, आफ्टर 2 to 4 वीक्स, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है, 2 to 4 वीक इटरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या करते हैं हम, 2 महीना 4 हफ्ते ले लेते हैं, चलो 1 महीने में हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताओ, वर्केबल प्रोडक्ट होना चाहिए, काम चलना चाहिए। सपोज करो 1 महीने में हमने लॉगिन और साइन अप पेज बनाया, तो वो पेज बना के हम किसको देंगे बताओ, क्लाइंट को देंगे कि देखो हमने ऐसा कुछ बनाया, उसको कोलैबोरेट कर लेंगे पूरे प्रोसेस में, फिर वो देखेगा, चेक करेगा, फीडबैक देगा कि भाई ये अच्छा, ये सजेस्ट कर लो, उसके सजेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, फिर अगले 4 हफ्ते में नया प्रोडक्ट इंक्रीमेंट उसको देंगे, फिर अगले 4 हफ्तों में नया, तो अर्ली डिलीवरी हो गई, एक तो जल्दी से जल्दी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि 6-18 महीने इंतजार करवा रहे हैं, ठीक है। सो यही कहते हैं, इंस्टीड ऑफ सिंगल पास डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर to 6 to 18 months, what agile is doing, agile is adopting a process of frequent feedback, लगातार प्रोडक्ट को दे रहा है, लगातार उनसे फीडबैक ले रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, वो वर्केबल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंट है, कुछ बना कर दे रहा है हर 2 से 4 हफ्तों की इटरेशन में, लगातार हर महीने जो बनाया, अगले महीने कुछ बनाया, अगले कुछ महीने बनाया और उनको डिलीवर किया, ठीक है बच्चों। सो ये था हमारा एजाइल का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक ओवरव्यू। आई होप, और एक चीज़ और है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एजाइल में क्या है बताओ, ये चेंजेस को एक्सेप्ट करता है खुले दिल से, जो भी क्लाइंट फीडबैक देगा, पहले क्या था हम वो नहीं करते थे, बीच में कोई चेंजिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, ये लेट में भी, कभी लास्ट में भी क्लाइंट कहे ना कुछ चेंज करना है तो कहता है ठीक है सर कर देंगे। इट इनकरेजेस रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, क्या करता है, या फिर आप इस यूँ कह सकते हो, इट एनकरेजेस फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू चेंजेस, ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल responses to change, मतलब कभी भी कोई भी चेंज आएगा तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई थिंक दिस टर्म एजाइल इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, है ना। बाकी आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी, समझ आया, कितना समझ में आया, और जब वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आई कि नहीं, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज हमारी एजाइल की 3rd क्लास है, पहली 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है, सब बच्चों ने देखी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप बच्चों का, कई बच्चों ने कमेंट्स भी करे, सर वी लाइक द वे यू टीच, दैट्स गुड, दैट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी, ओके। सो कीप लाइकिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। सो सबसे पहली क्लास हुई थी हमारी एजाइल की, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वाटरफॉल और ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कैसे एजाइल उनको ओवरकम करता है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड डे हमने एजाइल को डिफ़ाइन किया था, इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन ली थी, उसको समझा था, और एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हमने बनाई थी, दैट एजाइल इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम्प्लॉय कंटिन्यूअल प्लानिंग, लर्निंग इम्प्रूवमेंट, टीम कोलैबोरेशन, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड अर्ली डिलीवरी। अब जो कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसने लास्ट 2 सेशंस मिस करें। सो बच्चों बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको बनाया है,
बहुत ही इजी कंटेंट है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद आप एजाइल पार्ट 3 पे आए। इसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जो भी वीडियो आएगी एजाइल जीरा सेक्शन में ड्रॉप कर दी जाएगी, तो आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आफ्टर दिस चलो मूव करते हैं। आज का हमारा जो है एजाइल मैनिफेस्टो हमारा एजेंडा है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूज़। तो मैनिफेस्टो होता क्या है? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। लाइक इलेक्शन में आप जाते हो, तो इलेक्शन में जाते वक्त आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा बीजेपी मैनिफेस्टो लॉन्च करती है इस तरीके से। अलग अलग स्टेट में अपना अपना मैनिफेस्टो बीजेपी लॉन्च करती है, अपना अपना इस तरीके से देखो मोदी जी और अमित शाह जी यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरीके से आईएनसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी क्या करती है, अपना एक मैनिफेस्टो लाती है। तो इसमें ये क्या करते हैं, इसमें मैनिफेस्टो में ये अपनी क्या करते हैं, गारंटी प्लान देते हैं, अपना एक्शन, अपना विज़न, अपने थॉट्स बताते हैं, अपनी वैल्यूज़ बताते हैं कि हम बहुत ही ऑनेस्ट हैं, हम कभी करप्शन नहीं करेंगे, आपके स्टेट में आए तो वहाँ भी करप्शन नहीं करेंगे, एक आम आदमी को वैल्यू करेंगे, जो हमें वोट देता है, वोटर ही सबसे बड़ा है हमारे लिए। इस तरीके की कुछ इनकी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ ये अपने सिद्धांत बताते हैं, कुछ अपने पुराने काम बताते हैं। तो इसी तरीके से एजाइल का भी एक मैनिफेस्टो है, जिसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं और 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे अपनी 5 वैल्यूज़ बताओ, तो आप बता सकते हो सर आई एम ऑनेस्ट, आई एम लॉयल, आई एम हार्ड वर्किंग। इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ बता सकते हैं। तो एक बार बात करते हैं एजाइल की वैल्यूज़ की। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ ऑफ एजाइल। तो एजाइल की 4 वैल्यूज़ को समझते हैं, कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ हैं एजाइल की। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला हमारी एजाइल की वैल्यू है दैट वट। बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कहीं मिस ना हो जाए, और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। दैट इज इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल। इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल, प्रोसेस एंड टूल्स। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब हम समझेंगे, बहुत ही गहराई से समझेंगे। देखो, जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर टूल्स यूज़ करते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, मोस्ट डिपेंड हो जाते हैं उस प्रोसेस पे और उस टूल पे, और वैल्यू करना भूल जाते हैं उन लोगों की जो इन टूल्स के पीछे या इस प्रोसेस के पीछे काम कर रहे हैं। होता है कि नहीं, बोलो। कई बार आपने देखा होगा, एम्प्लॉयज़ एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, मशीनरी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, प्रोसेस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, ये इस तरीके से प्रोसेस काम करता है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन जो लोग, जो लेबर, जो काम कर रहे हैं, जो इंसान उस मशीन के पीछे है, उस प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं की जाती। सो यहाँ पर यही ये प्रिंसिपल कह रहा है भाई, एजाइल क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि व्हाट वी हैव टू वैल्यू द पीपल्स, वी हैव टू वैल्यू द इंडिविजुअल्स जो इन प्रोसेस और टूल्स के पीछे हैं। दैट्स द मोड। तो हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी है, बोलो, किसको वैल्यू करना है? वी हैव टू वैल्यू द इंडिविजुअल एंड द इंटरेक्शन, द कम्युनिकेशन बिटवीन द ईच एंड इंडिविजुअल, उस पर हमें फोकस करना है, हर एक को कॉन्फिडेंस में रखना है ओवर द प्रोसेस, मोनोटोनस प्रोसेस एंड टूल्स। प्रोसेस तो मोनोटोनस होगा, ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, टूल्स भी वही यूज़ करेंगे, चाहो तो बदल सकते हैं, बट द मोस्ट डिमांडिंग थिंग इज़ डैट हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली देयर आर द पीपल हु रिस्पॉन्ड टू बिजनेस नीड एंड ड्राइव द डेवलपमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस को आखिर चला कौन रहा है? वो पीपल चला रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए और उन इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। तो कैसे इसको एक बार छोटा सा मैं अगर कंसाइज वे में एक्सप्लेन करूँ, व्हाट वी कैन डू, वैल्यू, उनको वैल्यू देना। सो वैल्यूइंग पीपल more highly, valuing people more highly than process and tools, than process and tools। क्यों, क्यों बताओ क्यों? because it is ultimately the people who respond to business needs,
business needs and drive the development process, drive the development process। समझ आ गया भाई? ठीक है, तो क्लियर सी बात है भाई, आपको क्या करना है, उन इंडिविजुअल्स को जो आपकी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको वैल्यू करनी है, उनसे इंटरेक्ट करना है और कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओवर द प्रोसेस एंड टूल। प्रोसेस एंड टूल तो रहेंगे लेकिन उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना, बिकॉज उन प्रोसेस और उन टूल्स को, उस डेवलपमेंट प्रोसेस को चलाने वाले भी कौन है बताओ? ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल्स हैं। तो उन इंडिविजुअल्स पे फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है, कैसे हम समझेंगे इसको? इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, ध्यान से समझना, कि यार जैसे ही हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उससे पहले से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, FRS BRS URS बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद BDD PDD शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंटेशन होती रहती है और इवन एक टाइम तो ऐसा लगता है कि काम से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। ठीक है, बट एजाइल क्या करता है? एजाइल कहता है कि यार हम इतनी इनॉर्मस डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, केवल उतनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जितना हमारा काम चल जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कागजी प्रक्रिया तो बहुत हो रही है लेकिन अल्टीमेटली काम कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना, रियल ग्राउंड में प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। तो इसीलिए एजाइल ने क्या करा, एजाइल क्या करता है, एजाइल ये नहीं कहता, एजाइल डज, एक मिथ है, सो ध्यान से समझो, एजाइल डज नॉट एलिमिनेट द डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान से समझना, एजाइल डज नॉट एलिमिनेट द डॉक्यूमेंटेशन। हम ये नहीं कहते कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मत करो। ठीक है, एलिमिनेट डज नॉट एलिमिनेट द डॉक्यूमेंटेशन, बट हम क्या करते हैं, ये इसको क्या करता है, चैनलाइज कर देता है। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो, हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है हम यूजर्स स्टोरी के रूप में करते हैं। एजाइल डॉक्यूमेंट्स, एजाइल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स एज यूज़र स्टोरी, रिक्वायरमेंट एज यूज़र्स स्टोरी। ठीक है, यूज़र स्टोरी क्या होती है अभी आपको समझेंगे। विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ डेवलपर to begin work on a particular task। इसका क्या मतलब हो बच्चों, ध्यान से समझो। एजाइल क्या करता है, एजाइल ये नहीं कहता कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मत करो। एजाइल क्या करता है, सपोज करो हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, तो एजाइल क्या करेगा, उस लॉगिन पेज की एक यूज़र स्टोरी बना देता है। यूज़र स्टोरी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जो नया फीचर आप बिल्ड करना चाहते हो उसको हम यूज़र स्टोरी के रूप में क्या कर लेते हैं, यूज़र स्टोरी के रूप में लिख लेते हैं। उसमें हम सारी प्री कंडीशन लिख देते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं, किस तरीके से वो बनना चाहिए। हो सके तो फिग्मा की डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन भी लगा देते हैं कि ऐसा दिखना चाहिए लॉगिन पेज। सारी चीज़ें हम वहाँ पर लगा देते हैं और वो एक स्टोरी इनफ है डेवलपर को उस लॉगिन पेज पे काम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चों हम ये समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें क्या करना है, हमें वर्किंग सॉफ्टवेयर, जो वर्किंग सॉफ्टवेयर उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ओनली दैट मच डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ नेसेसरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केवल उतनी डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी है। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझो। ये क्या कहता है, देखो
कस्टमर, देखो एजाइल में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझो। पहले हम क्या करते थे, इनिशियली जो हमारे तरीके हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, आपको पता है, हम इनिशियली सारी रिक्वायरमेंट क्या करते थे, एक ही बार में पहले ले लेते थे। और उसके बाद जो जो ध्यान से समझो, जो क्लाइंट कब रहता था, क्लाइंट क्लाइंट हमारे साथ कब रहता था, क्लाइंट कब रहता था बताओ। क्लाइंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो हमारे साथ कब रहती थी, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, यस और नो, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्लाइंट को हम कब इन्वॉल्व करते हैं बताओ, लास्ट में हम कब इन्वॉल्व करते हैं क्लाइंट को, जब हम उसको सॉफ्टवेयर देते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत आती थी क्योंकि क्लाइंट हमारे साथ थ्रू आउट रहा ही नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, क्लाइंट को कब इंगेज करा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड लास्ट में कब करा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो इसीलिए एंड यूज़र की डिमांड के हिसाब से कई बार सॉफ्टवेयर नहीं बनता। तो एजाइल क्या करता है, ध्यान से समझो, इसीलिए एजाइल क्या करता है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। एजाइल क्या करता है, एजाइल फ्रीक्वेंट डिलीवर करता है प्रोडक्ट को, क्या करता है, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, जिससे हमें फ्रीक्वेंट फीडबैक मिलते हैं। सो ध्यान से समझना। तो ये फास्टर वे ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स पे डेमो देते हैं क्लाइंट को, और क्या करते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंट में डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से हम कस्टमर को थ्रू आउट द प्रोसेस कोलैबोरेट कर देते हैं। तो व्हाट वी डू, ध्यान से समझना, व्हाट वी डू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीरियोडिक डेमो देते हैं, ठीक है। पीरियोडिक डेमो मतलब हर एक महीने बाद हम प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं। वी टेक द सजेशंस, हम क्या लेते हैं बताओ, फीडबैक, फीडबैक हम क्लाइंट से पूछते हैं भाई आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, उसको कोलैबोरेट करके रखते हैं थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके साथ नेगोशिएशन नहीं करते, ठीक है, विद रिक्वायरमेंट्स। सो पीरियोडिक डेमो लेते हैं, उसको फीडबैक देते हैं। अर्ली डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी एट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब छोटे छोटे समय, हर 28 दिनों में, हर 3 हफ्तों में, 21 दिनों में क्या करते हैं, उसको एक वर्केबल सॉफ्टवेयर देते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं और फिर उस पर और काम करते हैं। फिर अगले 28 दिनों में उसको नई चीज़ ला के देंगे, नया वर्केबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट देंगे और फिर उससे फीडबैक लेंगे। तो इससे क्या होता है कि एंटायर पार्ट में क्या कर लेते हैं बताओ, उसके फीडबैक, उसको कोलैबोरेट करके रखते हैं कि जो क्या कर लेता है, जिससे इंश्योर हो जाता है, इंश्योरिंग बिजनेस नीड। हम क्या इंश्योर कर लेते बताओ, बिजनेस नीड्स ऑफ द कस्टमर। हम कस्टमर के बिजनेस नीड को इंश्योर कर लेते हैं क्योंकि भाई पीरियोडिक टाइम पे कस्टमर ने डेमो भी लिए, पीरियोडिक टाइम पे कस्टमर ने अपना फीडबैक भी दिया और उसके हिसाब से हमने चेंजेस भी करे। सो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, बिजनेस नीड को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, थर्ड पार्ट समझ में आया। अब एक लास्ट वैल्यू है, उसे भी समझ लेते हैं। वो क्या कहती है, लास्ट हमारा कहता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस ओवर फॉलोइंग अ प्लान। नाम से आप समझ गए होंगे, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस ओवर फॉलोइंग अ प्लान, फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है। ये क्या कहता है प्रिंसिपल, देखो ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था वाटरफॉल मॉडल में चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को इंटरटेन नहीं किया जाता। कोई भी अगर क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, हम कहते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चेंज है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वो प्रोसेस कैसा है, बिल्कुल रिजिड प्रोसेस, जिसमें कोई चेंजेस या फिर कोई भी छेड़खानी मंजूर नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी है उस मॉडल में, ठीक है। सो इसीलिए वहाँ पे स्टार्टिंग में बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी चीज़ें देखते हैं। बट इन एजाइल में हम क्या करते हैं, हमने क्या करा है, हमने छोटी छोटी इटरेशंस में चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। अब छोटा छोटा इटरेशन में करने का क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, छोटा छोटा इटरेशन में करने का ये फ़ायदा हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को छोटा छोटा प्रोडक्ट इंक्रीमेंट डिलीवर कर रहे हैं,
उससे रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो हमारे लिए उसके फीडबैक्स को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा बोलो, एक छोटे से एरिया में हमने प्रायोरिटीज़ को शॉर्टन कर दिया। तो ध्यान से समझो इसका क्या मतलब हुआ। देखो, रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस ओवर फॉलोइंग अ प्लान इन एजाइल, in agile in agile changing requirements are welcomed in even late development phase। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट के हम लास्ट फेज़ में भी हैं तब भी हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअल प्लानिंग करते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ लग रही है कि इसकी वजह से हमारा प्रोसेस स्लो हो रहा है, वी हैव अ वीक टीम स्ट्रेंथ, वी हैव अ लो टीम स्ट्रेंथ, हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का स्पेशलाइज नहीं है, तो हम क्या करते हैं कंटिन्यूअल रिव्यू करते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करना आसान हो जाता है। लेकिन हमने जैसा पढ़ा था वाटरफॉल और इन सब मॉडल में, ये कैसे ट्रेडिशनल मॉडल कैसे चलते थे, एक बार प्लानिंग होती थी और उसी राह पे चलना है, ठीक है। जैसे दो तरीके होते हैं, एक होता है मेहनत करना गधों के तरीके से, तो कैसे करेगा, गधा हमेशा सीधा ही चलेगा जो उसका रूट है, चाहे सामने पहाड़ हो, सामने नदी हो, कुछ भी हो, कीचड़ हो। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करेगा वो क्या करेगा, ही विल रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। अगर कहीं पे पानी है तो भाई बच के निकल जाएगा, अगर कहीं पे कीचड़ है तो वही बच के निकलेगा, उसका अल्टरनेट निकालेगा। सेम थिंग हमें क्या करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है, और कोई चेंजेस है तो हमें अपने प्रोसेस को क्या करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू कंटिन्यूअल प्लानिंग, कंटिन्यूअल प्लान बनाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअल प्लान बनाते बनाते क्या करेंगे, कंटिन्यूअल लर्निंग और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जिससे हमारा क्या होगा बताओ, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा। और ऑलवेज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। जो भी चेंज होगा उसके लिए हमें क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस, समय के साथ आपको बदलना है, ठीक है। रूढ़िवादी नहीं बनना कि जैसे हमारे दादाजी रहते थे कि गर्ल्स को घर से बाहर नहीं निकलना, जॉब पे नहीं जाने देना, अकेले कहीं नहीं जाने देना। नहीं, हमें क्या करना है, एज़ पर द सोसाइटी जैसे चेंज होती है उस हिसाब से चेंज होना है। जैसे वेदर चेंज होता है तो आप कपड़े चेंज करते हो कि नहीं, सर्दियों में वुलन पहनते हो, गर्मियों में कॉटन पहनते हो, यस और नो। दैट्स वाई सिमिलरली एजाइल क्या करती है, फॉलोइंग अ प्लान को नहीं करता। एक हमें पूरा प्रॉपर प्लान नहीं करना, हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमारी सिचुएशन चेंज होगी उस तरीके से हमें क्या करना है, वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस। सो गाइज, यही हमारे 4 जो एजाइल मैनिफेस्टो के वैल्यूज़ थी। वेरी फर्स्ट वैल्यू इज़ वी हैव टू वैल्यू द इंडिविजुअल एंड इंट्रैक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, ठीक है। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, वी don't rely too much on the documentation, although the parameter of the product increment is a workable software। मतलब कितना प्रोडक्ट बन गया ये किससे जज करेंगे, कितना वर्केबल सॉफ्टवेयर बन गया, इससे हमारी प्रोग्रेस जज होगी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने 30% काम कर लिया, नहीं 30% काम का मतलब ही नहीं है, 50% काम का मतलब ही नहीं है, परसेंटेज में देखना ही नहीं, हमें ये देखना है कि वर्किंग प्रोडक्ट कितना बना दिया, ठीक है। जैसे कार बना रहे हैं, ठीक है, आपने डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर अभी काम शुरू नहीं करा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने भाई 20% प्रोसेस कंप्लीट कर लिया कार बनाने का। नहीं, अभी तक तो कार पे काम शुरू ही नहीं हुआ। तो हमेशा वर्किंग सॉफ्टवेयर पे हम डील करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं, ये एजाइल कहता है। फिर थर्ड क्या है भैया, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, मतलब कस्टमर शुड बी कोलैबोरेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस। फोर्थ वन इज अ responding to changes over following a particular plan, okay।
थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये समझ में आया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 12 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि एजाइल किन सिद्धांतों पे काम करता है। बहुत कंसाइज वे में पढ़ाएंगे इसको, थोड़ा डिटेल्ड में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये केवल चार वैल्यूज़ थी तो डिटेल में पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा वो 12 प्रिंसिपल है तो कंसाइज वे में जल्दी से उनको ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ो, समझो और अपने जो भी आपके सजेशंस हैं उनको कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने एजाइल पार्ट 1, एजाइल पार्ट 2 और एजाइल पार्ट 3 कवर कर लिया होगा। सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं एजाइल पार्ट 4। सो पिछली 3 क्लासेस में अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप उसको कवर करें। सो आज अपनी 4th क्लास में हम कवर करने वाले हैं एजाइल्स प्रिंसिपल। सो 4 वैल्यूज़ तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, आज हम बात करेंगे एजाइल के 12 प्रिंसिपल्स के बारे में। सो बच्चों, अगर आपको पढ़ना हो थोड़ा कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना हो एजाइल के बारे में, सो यू कैन गो थ्रू द ऑथेंटिक कंटेंट। मैं आपको एक सोर्स दे देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, आप एटलासियन से ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। एटलासियन वही कंपनी है जिसका प्रोडक्ट जीरा है, ठीक है। तो अगर आप एजाइल फंडामेंटल पढ़ना चाहते हो या एजाइल मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ना चाहते हो तो देयर यू कैन गेट द ऑथेंटिक कंटेंट। ओके, आई विल डोंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही कंटेंट पे रुके रहो। यू देखो, जो जितना एक्सप्लोर करेगा वो उतना सीखेगा। ऑलवेज आई प्रमोट एक्सप्लोरेशन। आप एक्सप्लोर करो, चीज़ों को सीखो, जितना एक्सप्लोर कर सको करो, ठीक है। सो चलो एजाइल के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है एजाइल मैनिफेस्टो को, ठीक है, समझते हैं। सो ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूँ कि एजाइल कैसे, ये पूरी स्टोरी लिखी है कि कैसे डेवलप हुआ एजाइल, एजाइल मैनिफेस्टो क्या है, एजाइल के प्रिंसिपल क्या है। सो दीज आर द 4 एजाइल वैल्यूज़ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। दैट इंडिविजुअल एंड इंट्रैक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। हमने बड़ी डिटेल में इनके बारे में पढ़ा था, समझा था, लेकिन अब आज हम पढ़ने वाले हैं एजाइल की 12 प्रिंसिपल्स को, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल। सो एजाइल के 12 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, चलो लेट्स लिसन इट आउट। सो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो ये तो नॉर्मल है, अब तक जो भी मैंने एजाइल का डेमो आपको दिया है, जितना एजाइल समझाया है, एजाइल का फंडामेंटल समझाया है, तो ये 12 प्रिंसिपल्स आप ऑलरेडी जान चुके हो। लेकिन चलो एक बार फिर भी आपके लिए पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो बच्चों उसमें क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, ठीक है, कि 1 घंटे के अंदर टॉपिक फिनिश ऑफ करना है। सो मैं ये 12 के 12 प्रिंसिपल 1 बाय 1 नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन है। सो आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ, है ना। चलो सीखो। सो वेरी फर्स्ट क्या है, अवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। कैसी डिलीवरी करनी है, अर्ली एंड कंटिन्यूअस, मतलब जल्द से जल्द और लगातार। हर 24 दिन में 4 वीक्स में आपको एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट देना है, कुछ बना के देना है, ठीक है, वर्किंग सॉफ्टवेयर का। और ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मेन गोल क्या है, अवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है हमने, ठीक है, क्लियर। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। क्लाइंट बोलेगा मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसे चेंज करो, ओके सर। क्लाइंट बोलेगा लास्ट में भी, लास्ट डेवलपमेंट फेज में कहेगा कि मुझे ये चेंज चाहिए, ओके सर, वी वेलकम द चेंजेस, हम यस बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड प्रिंसिपल कह रहा है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ध्यान से समझना, इवन इन द लेट डेवलपमेंट, ठीक है, लास्ट में भी अगर कोई क्लाइंट बोल देना कि ये चेंज करो तो एजाइल प्रोसेसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर तो अपने कंपटीशन में है तो हम कहेंगे बिल्कुल हम आपका चेंज करेंगे, आप किसी एन मौके पे भी बताओ हम आपका चेंज कर देंगे, नो इश्यूज़। तो इस तरीके से बच्चों ये तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या आप इनको इस तरीके से याद कर पाओगे, क्या इनको इस तरीके से पढ़ पाओगे? आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और इनको तो याद रख पाना भी मुश्किल है, तो आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ना ही ये इंटरव्यू में इस तरीके से आपसे पूछा जाने वाला है। सो व्हाट आई विल डू, देखो जो छोटी चीज़ थी उसको एलैबोरेट करके समझाया, अब जो बहुत बड़ी चीज़ है उसे कंसाइज करके समझाएंगे, है ना, क्योंकि आपका टाइम और हमारा टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट है, यस और नो, बोलो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अब 12 प्रिंसिपल्स को कितना कंसाइज करके अच्छे से पढ़ाएंगे, अब आप समझना,
12 प्रिंसिपल्स, बहुत ही छोटा, वन वर्ड में पढ़ेंगे अगर आपको हो तो, वन वर्ड में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझो, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी भाई, जब तक जॉब ना मिले तब तक थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना जॉब के ये मन कहीं लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं, ठीक है। कहीं भी नहीं लगाना मन, ठीक है। ओनली 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 स्टडी, नथिंग एल्स। सो सबसे पहला प्रिंसिपल बहुत बड़ा था भाई, आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर। उसको मैं वन वर्ड, वन या टू वर्ड में क्लियर कर रहा हूँ, समझो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एग्री करते हो सब लोग? केवल एक वर्ड में हमने उसको क्लियर कर दिया भाई, क्या था, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ सेटिस्फाई। मेन चीज़ क्या है, गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं हम, वी वांट टू डू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा मोटो है। सेकंड क्या था प्रिंसिपल, बड़े ध्यान से समझो। सेकंड प्रिंसिपल ये था हमारा, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट। लास्ट में भी अगर कोई हो तो भी आपको उस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करना है। तो सिंपल वन वर्ड में कहेंगे, वी हैव टू ऑलवेज वेलकम, अरे बोलो एक साथ, वेलकम चेंजेस। जो भी चेंज होगा उसको वेलकम करो। चिढ़ना नहीं है कि यार बार बार चेंज करवा रहे, नहीं, ऐसा तरीका नहीं, उदार बनना है, ठीक है। थर्ड, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर। हर प्रोडक्ट इंक्रीमेंट में क्या डिलीवर करना है, ऐसे नहीं कि किसी में आपने खाली खाली डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दी, रिसर्च करके दे दी ना। ऑलवेज इन एवरी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, इन एवरी 28 days, in every sprint you have to deliver a working software, deliver working software। ओके, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन, टीम कैसी होनी चाहिए बताओ, टीम कोलैबोरेट होनी चाहिए, आपस में टीम में बॉन्डिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि भाई अच्छा तू भी तो मेरे साथ हायर हुआ था, अब तू मुझे कैसे गाइड करेगा ना, ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए टीम में, ठीक है। सो इसीलिए जो एजाइल में रहते हैं भाई, वो क्लब्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं, वीकेंड पार्टी होती है, सैटरडे होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है बोलो, जंगल सफारी पे जा रहे हैं हर मंथ एंड पे, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, ठीक है, पिकनिक पे जाते हैं, और टीम पार्टीज़ होती है हर फ्राइडे नाइट को, ठीक है, और क्लब्स में भी जाते हैं, भी बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है टीम में। कोलैबोरेशन कब होगा, जब आप घुलोगे मिलोगे। इसीलिए आईटी में क्या होता है, एचआर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी कराती हैं, ठीक है, पजल पूछो इनाम पाओ, और गेस करो, मूवी नेम, एक्शन करते हैं, सारी चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत मस्ती, होली पे डांस होता है, ये होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो ये सब पार्ट किसका है, लोगों को लगता है भाई कंपनी क्यों करवा रही है, भाई कंपनी बहुत स्मार्ट है, वो कोलैबोरेशन करा रही है ताकि आप लोग आपस में अच्छे से काम करो। कोलैबोरेशन के बाद आता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना अगर मोटिवेटेड टीम नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि आपको प्रमोशन देना, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस देना, और भी कई सारी बात, टीम में चीयर अप करना, प्रमोट करना, हेड बनाना, टीम लीड बनाना, प्रमोट करना सीनियर पोजीशन पे, इट्स ऑल अप टू द पार्ट ऑफ मोटिवेशन, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। फिर इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, प्रोसेस एंड टूल पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते। प्रोसेस एंड टूल पे ज़्यादा भरोसा करने का मतलब भाई, मेरे को कोई दिक्कत आई, मैंने मेल करा सीनियर मैनेजर को, उसको सीसी में रख के डेवलपर को मैनेज करा, डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सीसी में रखा, फिर मुझे उसका रिवर्ट करा, अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे बेटर है हम क्या करें बोलो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यहाँ पे ये मेन चीज़ है, व्हाट वी डू, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। हम करते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अरे डेवलपर तुम आओ, मैं आता हूँ, एक कैबिन में बैठ के या एक वर्क स्टेशन पर बैठ के बात कर लेते हैं, क्लियर, तुम्हें क्या इशू आ रहा है, मुझे क्या इशू आ रहा है, ठीक है ना। सो यही होता है एजाइल में, हम 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं कि भाई मुझे इसलिए इशू आ रहा है, वो दिखा देता है ये इस वजह से आ रहा है, मैटर सॉल्व्ड, ठीक है ना। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एजाइल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो, प्रोग्रेस को हम कैसे नापेंगे कि कितना काम हो चुका है, परसेंटेज में नहीं, हम क्या करेंगे, कितना प्रोडक्ट बन चुका है। तो मेजर ऑफ प्रोग्रेस इज वर्किंग प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बन चुका है, इज वर्किंग सॉफ्टवेयर,
कि कितना प्रोडक्ट, देखो एजाइल तो आपने आज से पहले बहुत पढ़ा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। 100 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, 100 में से करीबन 70 बच्चों ने तो पहले पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा किसी को पता ही नहीं है भाई, वही बताएगा जिसने रियल लाइफ इन्वायरमेंट में काम किया है। ठीक है ना। सो मेजर ऑफ प्रोग्रेस इज वर्किंग सॉफ्टवेयर। अगला, मेंटेन कांस्टेंट पेस, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि पहली स्प्रिंट में तो बहुत तेज़ी से काम करा फिर काम ही करना बंद कर दिया। तो मेंटेन कांस्टेंट पेस। अब कई बच्चे होते हैं ऐसे जिनके मन में एक डाउट होता है कि सर बार बार आप स्प्रिंट बोल रहे हो, बार बार स्प्रिंट बोल रहे हो, हमें तो आपने बताया ही नहीं स्प्रिंट क्या है। अरे मुझे भी पता है, मैंने नहीं बताया, लेकिन इसको बोलना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि हर 28 दिनों का एक स्पैन होता है। ठीक है, तो उसी को स्प्रिंट बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है 28, 4 वीक्स होता है कहीं पे, 3 वीक्स होता है कहीं पे। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड पर द लीडर्स। सो मतलब इसका मतलब है हर 28 दिनों में आपको कांस्टेंट पेस से काम करना है। ऐसे नहीं पहले 28 दिन आपने अच्छा काम करा, अगले 28 दिन ढीले हो गए, उसके अगले दिन और ढीले हो गए, फिर जब डांट पड़ी तो और तेज हो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ आती है मॉनिटरिंग। भाई हर एक चीज़ मॉनिटर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मॉनिटरिंग नहीं होती तो भाई काम सही से नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मॉनिटर करनी है, किसका क्या काम है, वो सही से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, दिस इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है, हर एक पर्सन को कुछ पर्सन लीड करता है, हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता है, वो उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, हमें अपनी शीट्स बनानी होती है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिससे हम अपने काम को मॉनिटर कर पाए। अपने टास्क लॉग करने होते हैं हमें हर महीने। ठीक है, हर महीने हमने कितने घंटे डेडिकेट करे किस इशू पे, हर डे एट द एंड ऑफ डे इस इशू पे मैंने इतने घंटे दिए, इस स्टोरी पे मैंने इतने घंटे काम किया, इस टास्क पे मैंने इतने घंटे काम करा। हर एक घंटे हमें अपने टास्क लॉक करने होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। 10 थिंग, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है भाई जिस चीज़ जितना सिंपल आप रखो अपने वर्क कल्चर को, वर्क वर्क किस जो आपका, एक सेकेंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। आपका काम करने का तरीका जितना सिंपल होगा उतना बेटर होगा। ठीक है ना। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कितना सिंपल रखते हो अपने काम करने के तरीके को, अपने प्रोसेस को। सो वी शुड कीप एवरीथिंग एज सिंपल एज इट कैन बी, ताकि कल को कोई हमारी जगह और आए, ही कैन ईजिली अंडरस्टूड द, अगर आप कोड कर रहे हो कीप इट सिंपल, ऑलवेज ऐड कमेंट्स, ताकि आप जो रीडेबिलिटी है कोड की बढ़ जाए। कोई प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो, कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो यूज़ द सिंपलेस्ट टूल विच यू कैन डू। ठीक है ना, हर चीज़ में हमें क्या रखना है, सिंप्लिसिटी को प्राइम प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। 11th थिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम का मतलब होता है भाई डोंट डिपेंड हैविली ऑन अदर टीम। ठीक है, या किसी और पर्सन पे कभी भी हमें हैविली डिपेंड नहीं होना। आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हो, तो भाई आपके पास खुद अपने सजेशंस होने चाहिए। आपको सिक्योरिटी टीम को जरूरत ही नहीं, आपको खुद इम्प्लीमेंट करना होगा कि भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये सजेशन है। सो सेल्फ ऑर्गेनाइज, योर टीम शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज, यू शुड नेवर डिपेंड हैविली ऑन एनी अदर टीम। ठीक है ना, किसी और टीम पे हैविली डिपेंड नहीं होना, आप अपना काम खुद कर पाओ, खुद ऑर्गेनाइज कर पाओ, दैट्स द मेन थिंग। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिव्यू द वर्क रेगुलरली। रिव्यू द वर्क रेगुलरली, हमें हमेशा क्या करना है, अपने काम को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है। आपके सीनियर, आपके क्यूए लीड, आपके स्क्रम मास्टर आपके काम को रेगुलरली रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल, हमारी क्या करेंगे हम, वी वोंट बी एबल टू सी द फॉल्ट्स, हमारे कौन कौन से फॉल्ट हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए एजाइल में क्या होता है, अपनी गलतियां देखने के लिए, अपने काम को रिव्यू करने के लिए हर एक स्प्रिंट के बाद 2 मीटिंग होती है। एक होती है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, एक होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, इनको इवेंट्स भी बोलते हैं, इवेंट्स। ठीक है, तो स्क्रम इवेंट्स भी बोलते हैं इनको। तो क्या होता है, स्प्रिंट रिव्यू में हम ये बात करते हैं कि इन 28 दिनों में हमने क्या सही किया, क्या गलत करा। रेट्रोस्पेक्टिव में ये देखते हैं भाई कि क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो जब हम स्क्रम इवेंट्स पढ़ेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव और रिव्यू और डेली स्क्रम, डेली स्टैंडअप, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने 12 पॉइंट आपको बताएं, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप इतना ही पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सेकंड थिंग, वेलकम चेंजेस, वी ऑलवेज, हम चेंजेस को वेलकम करेंगे, चाहे लेट में आए चाहे जल्दी आए। डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर, हमेशा एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंट वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। टीम में कोलैबोरेशन रखना है, कम्युनिकेशन रखना है। फिफ्थ, टीम शुड बी मोटिवेटेड। सिक्स्थ, फेस टू फेस कन्वर्सेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है रैदर दैन प्रोसेस एंड टूल्स। प्रोसेस पे नहीं फंसना कि अब मेल करो, ये करो, वो करो, डायरेक्ट 1 to 1 बात कर लो, शॉर्ट कर लो चीज़ों को। मेजर ऑफ प्रोग्रेस इज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर, कितना काम हो गया ये डिसाइड होगा वर्किंग सॉफ्टवेयर कितना बन चुका है। वी शुड मेंटेन द कांस्टेंट पेस रखना है थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट, जितनी भी स्प्रिंट हो। मॉनिटरिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लिसिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, एंड वी शुड रिव्यू द वर्क रेगुलरली। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन, कीप सपोर्टिंग। अगले लेक्चर को हम सिर्फ तब लेकर आएंगे जब आप ये 4 पार्ट्स, एजाइल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट करके मुझे कमेंट पे बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो लास्ट के वीडियोस पे आपका ढेर सारा प्यार मिला, तो आज फिर आ गए हैं एजाइल टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए। ले फिर आ गए, सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो बच्चों, अभी तक हम 4 वीडियोस कर चुके हैं एजाइल के लिए। सबसे पहली वीडियोस में हमने बात करी एजाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में। एजाइल इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये जाना कि वाई वी यूज़ एजाइल, एजाइल की ज़रूरत पड़ी क्यों, ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या क्या दिक्कत है, दैट वी कवर्ड इन द पार्ट 1। ट्रेडिशनल दिक्कत में अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देख के आइए। ट्रेडिशनल और वाटरफॉल मॉडल्स में क्या क्या दिक्कतें थी उनको हमने एड्रेस किया वेरी फर्स्ट। आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और एजाइल फंडामेंटल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप एजाइल फंडामेंटल्स को समझ चुके हो, अब हम आगे बढ़ेंगे स्क्रम की तरफ, फिर उसके आगे बढ़ेंगे जीरा की तरफ। सो एजाइल को ये कंक्लूड करने वाली क्लास है। सेकंड क्लास में हमने ये समझा व्हाट इज़ एजाइल, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एजाइल, ठीक है। तो हमने एजाइल को डिफाइन किया था सेकंड लेक्चर में, और उसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर आया था जिसमें हमने एजाइल मैनिफेस्टो की बात करी थी कि एजाइल का मैनिफेस्टो है क्या। तो हमने ये समझा था कि एजाइल की 4 वैल्यूज़ होती है एंड 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। 4 वैल्यूज़ ऑफ एजाइल को हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो नंबर 3 में, एजाइल और जीरा पार्ट 3 में, और उसके बाद हमने 12 प्रिंसिपल्स जो एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर किया था अपनी 4th वीडियोज़ में। सो अगर आपने चारों वीडियो देख लिया तो इसका मतलब गाइज यू आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। एक बार और समझते हैं ये 12 प्रिंसिपल्स, और ये हमने जो 4 वैल्यूज़ पढ़ी है, सारा एजाइल के बारे में जाना, एजाइल में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंटिन्यू लर्निंग, प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्रूवमेंट, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती है। और एजाइल में हम क्या करते हैं भाई, इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे कम, वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस, जो भी चेंज आएगा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कस्टमर को कोलेबोरेट करके रखेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन गोल होता है। सो नाउ यू आर कम टू नो, मोटिवेशन होना चाहिए टीम में, कोलैबोरेशन होना चाहिए, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो अब आपको पता चला होगा एजाइल क्या है, बताओ। एजाइल इज़ बेसिक क्या है बताओ। एजाइल इज़ बेसिकली अ मेथडोलॉजी हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी डेवलप्ड, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना चाहिए। इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल, ये हमें कुछ सिद्धांत देता है, वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स देता है कि आपको जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो इन प्रिंसिपल्स पे बनाना है, इन वैल्यूज़ के साथ सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, और हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे अपने पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग से सीखकर बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने। सो गॉट इट, एजाइल के बारे में सारी नॉलेज हो गई। इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, सारे वैल्यूज़ हम लर्न कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हमने एजाइल की डेफिनेशन भी पढ़ी, वो कैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको कहता है कि हाउ एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हमें करनी है, लगातार सीखना है, लगातार प्लान करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सो एजाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रोड मैप तो होना चाहिए, कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। सो चलो आज समझते हैं, अपना लास्ट टॉपिक में कंक्लूड करते हैं इसको। सो व्हाट आर द डिफरेंट एजाइल फ्रेमवर्क्स यूज्ड। सो चलो शुरू करते हैं। डिफरेंट
एजाइल फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट एजाइल फ्रेमवर्क्स। कौन कौन से एजाइल फ्रेमवर्क यूज़ किए जाते हैं ऑल ओवर, समझते हैं भाई कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सो जो मोस्ट फेमस है, जो आपने भी सुना होगा, सबसे पहला सब लोगों ने सुना होगा, अभी जानते नहीं हो बस नाम सुनो, एक आपने सुना होगा स्क्रम। स्क्रम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजाइल वैल्यूज़ टू अ प्रोजेक्ट। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में कोई आपके पास आइडिया है और आपको उसको सॉफ्टवेयर में टर्न करना है, यू हैव टू टर्न एन आइडिया टू अ सॉफ्टवेयर। सो द बेस्ट एजाइल जो मोस्ट पॉपुलर है, बहुत फेमस है, दैट इज़ स्क्रम फ्रेमवर्क। स्क्रम के थ्रू आप एजाइल वैल्यूज़ को, एजाइल प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा बताओ, फ्रेमवर्क, दैट इज़ स्क्रम। ठीक है, स्क्रम फ्रेमवर्क। अब समझते हैं एक और वाइडली यूज़ किया जाता है कैनबैन। कैनबैन, ठीक है। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये भी एक फ्रेमवर्क है। सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट पॉपुलर है वो स्क्रैम, कैनबैन और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी बोलते हैं इसको। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है। एक होती है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहोगे, वैसे जानने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कहोगे तो हर एक को एक बार ब्रीफली समझाते हुए मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट नो नीड, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे काम करती है। वो आपसे पूछेंगे आपने किस पे काम किया है, जो भी आप बताओगे आपको उसके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। ऐसा नहीं कि आप कहोगे भाई मैंने तो स्क्रम पे काम किया है और वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का प्रोसेस आपसे पूछ रहे, नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर काम करो, और हर कोई एक ही फ्रेमवर्क पे काम करेगा। ठीक है, कई बार हाइब्रिड मॉडल्स भी होते हैं, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट और भी होते हैं भाई, जैसे अडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होता है एक। ठीक है, अडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब बात करेंगे और एंड मैनी मोर। अब बच्चों बात करेंगे कि जो फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है दैट इज़ स्क्रम। ठीक है, स्क्रम पढ़ना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप सुनने वाले हो, जो आपने सुना होगा। प्रोडक्ट ओनर कौन होता है, स्प्रिंट क्या होती है, यूज़र स्टोरी क्या होती है, स्क्रम मास्टर क्या होता है, स्क्रम सेरेमनीज़ क्या होती है, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। कई बार सुना होगा बर्न डाउन चार्ट क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा डेली स्टैंड अप क्या होता है। बहुत लॉट्स ऑफ टर्म्स आपने सुने होंगे। सारे टर्म्स, यूज़र स्टोरी क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, इपिक क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेपरेट सेक्शन बनाएंगे स्क्रम फंडामेंटल्स का। यहाँ पर आपके एजाइल फंडामेंटल्स ख़त्म होते हैं। बेसिक नॉलेज एजाइल के बारे में आपको हो चुकी है। अब एजाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है स्क्रम, उसकी क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्क्रम फंडामेंटल्स। एजाइल आपने कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एजाइल जीरा का पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं। पार्ट 2 स्क्रम फंडामेंटल्स होगा, और पार्ट 3 में हम क्या करेंगे बच्चों, जीरा के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मान के चलो इन 5 वीडियोज़ में स्क्रम एजाइल फंडामेंटल्स आर कवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास होगी स्क्रम की। पहले स्क्रम के बेसिक्स समझेंगे, कैसे ये स्क्रम फ्रेमवर्क काम करता है, इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग किसका क्या रोल होता है, सब चीज़ समझेंगे इन वेरी डिटेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।